हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड 2020 का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया जाए, तो समय काफ़ी कम है। कल यानी 31 मार्च को उत्तराखंड बोर्ड जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र है, तो फिलहाल समय जितना मिल पाया उसी तरह से मैंने वीडियो तैयार किया है। तो आज इस वीडियो में हम 2020 जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में भी कुल 30 प्रश्न हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चन कुल थ्योरी में रहते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक 1 अंक के, 9 से लेके 18 तक 2 अंक के, 19 से लेके 27 तक 3 अंक के और 28 से 30 तक 5 अंक के प्रश्न होते हैं। और स्क्रीनशॉट खींचकर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुल 30 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस भी हैं कुछ प्रश्नों में। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए यौन संचारित रोग से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। सिफिलिस, गोनोरिया, जननमस्सा ये ऐसे रोग हैं जो कि यौन अंगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एड्स यौन अंगों को प्रभावित न कर हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को वीक बना देता है। सही उत्तर हो जाएगा एड्स। एड्स जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और एक रेट्रोवायरस HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा एड्स होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा एड्स। दूसरा क्वेश्चन है, ZW लिंग निर्धारण का प्रकार देखा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पक्षी में। तो जो दूसरा प्रश्न है लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण के लिए आप वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में, उसके वीडियो पहले से अपलोड हैं। ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पक्ष में होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वह फिलहाल सिलेबस से डिलीट हो गया है। इसका जो सही उत्तर है सोनालिका एम कल्याण सोना, एक इसमें है गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 4 यह भी फिलहाल डिलीट है सिलेबस से। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG है, यह है मीथेन। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। तो मीथेन मैक्सिमम परसेंटेज रहती है CNG में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस, कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से सीधे ही नया जीव बन जाता है। तो मादा युग्मक से बिना निषेचन के जब नया जीव बनता है तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। उदाहरण है मधुमक्खी और छिपकलियाँ। मधुमक्खी में 2 प्रकार के एग बनते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग या जो निषेचित अंडा है उससे रानी मधुमक्खी और वर्कर हनी भी बनते हैं, और जो अनिषेचित अंडा है उससे मेल या ड्रोन बनते हैं। ओपेरॉन क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA का एक खंड को ओपेरॉन कहते हैं, जिसमें एक से अधिक जीन एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसमें Z, Y और A संरचनात्मक जीन के रूप में, यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर प्रोमोटर और यहाँ पर जीन I, या जिसको हम क्या कहते हैं रेगुलेटर जीन कहते हैं। तो ओपेरॉन में एक रेगुलेटर जीन होता है, एक प्रोमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है और एक से अधिक यहाँ पर संरचनात्मक जीन होते हैं। तो ये सब मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और इसके विषय में आपने अगर डिटेल स्टडी करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो इस प्रकार ओपेरॉन एक या एक से अधिक संरचनात्मक जीन जैसे कि ZYA है, एक रेगुलेटर जीन जिसे हम जीन I भी कहते हैं, एक प्रोमोटर और एक ऑपरेटर से बना DNA का वह भाग है जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल इसका हो गया लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन या ट्रिप ओपेरॉन, एरेबिनोज ओपेरॉन और हिज ओपेरॉन। तो कई प्रकार के ओपेरॉन है, लेकिन आपके जो सिलेबस में आपको पढ़ना है केवल लैक ओपेरॉन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। जो प्रतिजैविक होते हैं ये सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक से तैयार किए जाते हैं, और ये दूसरी प्रकार के कवक और बैक्टीरिया जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें संक्रमित करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो 2 जो
एंटीबायोटिक वो है नंबर पहला पेनिसिलिन और दूसरा टेरामाइसिन। अगर बात करें इनके स्रोत की किससे ये प्राप्त किए जाते हैं, जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है वह प्राप्त की जाती है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। इसी तरह से टेरामाइसिन एक जीवाणु है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस या स्ट्रेप्टोमाइसिस भी कहीं लिखा होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि दो एंटीबायोटिक के नाम लिखिए और उनके स्रोत लिखिए तो आप तब ये नाम लिखेंगे। अगर सीधे पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक्स के नाम तो केवल आपको ये नाम लिखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्ट, फिलहाल ये सिलेबस से हट गया है, बातें करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो मुख्य कार्य है माँ के शरीर से भोज्य पदार्थों और जैसे पोषक पदार्थ और जो ऑक्सीजन है वह भ्रूण में सप्लाई होता है प्लेसेंटा के द्वारा, लेकिन इसके अलावा भी प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिनमें नलिकाएं नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इसके द्वारा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन्स निकलते हैं। तो जैसे कि दो हार्मोन्स केवल आपको बताने हैं तो कोई भी दो हार्मोन्स आप यहाँ पर लिख देंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। भ्रूण कोश या एम्ब्रायोसेक, जिसे फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फीमेल गेमिट पाया जाता है। यह जो संरचना होती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं इस तरफ की जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कहते हैं, 3 कोशिकाएं होगी। 3 दूसरी साइड की कोशिकाएं, जो 2 कोशिकाएं इन्हें सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहते हैं। जो तीसरी कोशिका इस साइड की वो एग या ओवम हो गया। टोटल 6 कोशिकाएं और बीच की जो एक बड़ी कोशिका है इसे हम केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल कहते हैं। और जो यहाँ पर 1 2 3 केंद्र, दूसरे 3 6 केंद्र और बीच में 2 केंद्र, तो टोटल केंद्रों की संख्या होगी 8 और टोटल कोशिकाओं की संख्या होगी 7। क्वेश्चन नंबर 11 है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण के साथ इसे समझाना है। तो बिंदु उत्परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है, बीटा जो ग्लोबिन जो चेन है, इसमें जो छठा जो स्थान है वहाँ पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है। ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है GAG, इसका जो कोडोन है। यहाँ पर A हट जाता है, A यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और A के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा अब यूरेसिल, तो अब हो जाएगा GUG। अब GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। अब GAG नहीं है, A तो वहाँ है ही नहीं, A की जगह आ गया U। अब GUG कोड करेगा वेलिन नामक अमीनो अम्ल को, GUG वे कोड करेगा वेलिन नामक अमीनो अम्ल को। तो अब यहाँ पर छठे स्थान पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल ना आकर वहाँ पर वेलिन अमीनो अम्ल आकर बीटा ग्लोबिन चेन से जुड़ जाता है। इसलिए इस प्रकार का है जो हीमोग्लोबिन होगा वह थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है और इस प्रकार इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है mRNA और tRNA में अंतर पूछा गया है। इसके अंतर हैं, नंबर पहला है DNA से आनुवंशिक सूचनाएं ग्रहण कर उसका अनुवाद या ट्रांसलेशन में प्रयोग करने का कार्य किया जाता है mRNA के द्वारा। DNA में जो भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं तो वह DNA से mRNA में स्थानांतरित होते हैं, जबकि जो tRNA है, tRNA अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम पर स्थित mRNA के कोडोन तक लेकर आता है।
जैसे mRNA, यहाँ पर mRNA है, mRNA जब कोशिका द्रव्य में आता है केंद्रक से, तो वहाँ पर एक जो राइबोसोम है, राइबोसोम के साथ यह जुड़ जाता है और इसके अंदर यहाँ पर कोडोन स्थित होते हैं mRNA में। तो tRNA का काम होगा उन कोडोनों को देखकर एक एक कर अमीनो अम्लों को mRNA तक या राइबोसोम के स्थल तक लेकर आना। तो दूसरा यहाँ पर डिफरेंस है, mRNA में त्रिक कोडोन होते हैं। mRNA में जैसे AUG है, UUU है, इस प्रकार से ये जो 3 नाइट्रोजन क्षारों का जो समूह होता है उसको हम एक कोडोन कहते हैं। तो कोडोन पाए जाते हैं mRNA में, इनका एंटी कोडोन पाया जाता है tRNA में। जैसे AUG है तो इसका UAC इसका एंटी कोडोन हो जाएगा, वह एंटी कोडोन उपस्थित होगा tRNA में। क्वेश्चन 12 है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्न घटनाएं होती हैं? शरीर के अंग व पोषक का नाम दीजिए। हेमोजोइन का स्राव, जीवाणुज या स्पोरोजोइट का निर्माण। तो पहला है हेमोजोइन का स्राव। हेमोजोइन का जो स्राव है, शरीर का जो अंग है, मानव के आरबीसी में हेमोजोइन का स्राव होता है और पोषक का नाम हो गया मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर आरबीसी में हेमोजोइन का स्राव होता है। इसी तरह से तो जीवाणुज या जो स्पोरोजोइट है उसका निर्माण कहाँ होगा? उसका निर्माण जो होगा, शरीर का जो अंग है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर की आंत में स्पोरोजोइट का निर्माण होता है। तो पोषक का नाम हो जाएगा वहां पर मादा एनोफ्लीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में 4 प्रतिरक्षा तंत्र के अंग लिखने हैं। मनुष्य में प्रतिरक्षा अंग जो तंत्र है उसके 4 अंग इस तरह से हैं। पहला है थाइमस है, दूसरा अस्थिमज्जा है, तीसरा टॉन्सिल और चौथा तिल्ली या स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और उसके साथ साथ चैनल के चैप्टर नंबर 10 के जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जैव उर्वरक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही हैं। बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजर का मतलब जो उर्वरा शक्ति को, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, अर्थात उसको यौगिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के यौगिक उससे बनते हैं जो पौधों को उपलब्ध आसानी के साथ हो जाते हैं। तो इसमें जो सहजीवी जीवाणु हैं, जीवाणु भी 2 प्रकार के हैं। सहजीवी जीवाणु जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम क्या करेगा? यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी जीवन यापन करते हैं। वहाँ पर ये इसमें जो नाइट्रोजनस एंजाइम है उसकी सहायता से नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा और उससे नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिक बनते हैं और वो पौधों को सप्लाई हो जाते हैं। बदले में पौधे से भोजन प्राप्त कर लेता है। और इसी तरह से कुछ अन्य जो जीवाणु हैं जैसे मुक्तजीवी जो स्वतंत्र रूप से भूमि में पाए जाते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर हैं, और साथ ही कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हैं, एनाबिना, नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही जो कवक है, कवक माइकोराइजा या कवक मूल का निर्माण करते हैं जो कि मृदा को फास्फोरस से समृद्ध करते हैं। फास्फोरस ग्रहण कर ये पौधों को प्रदान करते हैं। तो माइकोराइजा एक प्रकार से सहजीवी संबंध है उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों और कवक के बीच। कवक का एक जो जीनस है जिसका नाम है ग्लोमस, उच्च वर्ग का पौधा जैसे कि चीड़, इसके साथ ये माइकोराइजा या जो कवक है सहजीवी जीवन यापन करता है। और वहाँ पर ये खनिज लवण और जल का अवशोषण करने के साथ ही मुख्य रूप से फास्फोरस का अवशोषण करता है और उसे पौधे को सप्लाई करता है और बदले में पौधे से भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका लिखिए। ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के को उदाहरण सहित समझाना है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है, ठीक है, कोई रोगाणु प्रवेश करता है या कोई वैक्सीन लगती है, तो इस प्रकार हमारे शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाएगी पहली बार में उसे कहेंगे प्राथमिक प्रतिक्रिया और प्राइमरी रेस्पॉन्स। अगर वही जो रोगाणु दोबारा शरीर में आता है तो शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाएगी उसको हम कहेंगे द्वितीय प्रक्रिया या द्वितीयक अनुक्रिया, सेकेंडरी रेस्पॉन्स।
तो कोई भी रोगाणु शरीर में जब प्रवेश करता है तो शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती है उसे मारने के लिए, जो कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जब कोई शरीर में रोगाणु आता है और उसको मारने के लिए शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती है और शरीर को एक उसको रोगाणु से दूर रखा जाता है, रोगाणु को शरीर से दूर रखा जाता है, उस प्रकार की प्रतिक्रिया को या प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो जब एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियों का उत्पादन स्वयं हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, स्वयं उसी व्यक्ति की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, तब यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब कोई रोगाणु आया, शरीर के बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी तो उस रोगाणु को मार दिया जाएगा, शरीर से उसको बाहर किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। रोगजनकों के शरीर में प्रवेश करने अथवा टीकाकरण के कारण बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का उत्पादन करने लगती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि काफी धीमी होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब किसी भी व्यक्ति को कोई घातक बीमारी हो जाती है, जैसे कि रेबीज है, टिटनेस है, या सर्पदंश या सांप को किसी व्यक्ति ने सांप ने किसी व्यक्ति को काट दिया, तो ऐसे समय में व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो पर्याप्त नहीं होती हैं। तो वो क्योंकि धीमी गति से बनेंगी और थोड़ा सा रिस्पॉन्स धीमा होगा, तो इसीलिए उनको रेडीमेड बन बनाए एंटीबॉडीज दी जाती, जिससे कि उस घातक बीमारी से वह लड़ सके, उनसे वह अपने शरीर को बचा पाए। तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी व्यक्ति को दी जाती हैं तो व्यक्ति के शरीर में जो प्रतिरक्षा विकसित होती है उसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए जैसे घातक जानलेवा बीमारियां जैसे टिटनेस है, रेबीज है या सर्पदंश है, इस समय व्यक्ति को सक्रिय प्रतिरक्षा का इंतजार नहीं करवाया जा सकता है, उसको तुरंत ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा देनी पड़ती है। इसी तरह से जो नवजात शिशु हैं अपनी माँ से स्तनपान करते हैं, तो स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीला रंग का जो दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज ए उसमें पाई जाती है, जो कि बच्चे को विभिन्न प्रकार के संभावित संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं। तो इसीलिए शुरुआती दिनों में जो शिशु होता है उसे माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विश्वव्यापी उष्णता है ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं। धरती का गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, लेकिन ये फिलहाल ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर ये 16 का ही क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस से डिलीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। शुक्रजनन एवं अंडजनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको उसको समझना है तो 2018 का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया हुआ है उसको देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 3 में एकदम विस्तार पूर्वक इसको समझाया गया है, उससे भी आप इसको सीख सकते हैं। सबसे पहले जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसको शुक्रजनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। जो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं वृषण के अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है शुक्राणुजन कोशिकाओं से होता है, या इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि होती है डिप्लॉइड कोशिका। इससे बनेगा प्राथमिक शुक्र कोशिका, या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि यह सूत्री विभाजन और विभेदीकरण के द्वारा बनेगा तो यह भी क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड कोशिका है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब अर्धसूत्र विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो उससे बन जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो फिर समझिए, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन जो कि डिप्लॉइड सेल है उसमें सूत्री विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया होगी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, कोशिकाएं थोड़ा आकार में बड़ी होंगी और उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी होगा, और उससे हम प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड सेल है। इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, या जिसे हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। और इसमें फिर जो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, उससे फिर शुक्राणु प्रसव या शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं, या जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, जो कि
हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड सेल होगी। उसके बाद स्पर्मेटिड्स में विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होगी, इससे स्पर्म्स का निर्माण हो जाएगा जो कि हैप्लॉइड होता है। स्पर्म्स को ही हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो इस तरह से शुक्राणुजन कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, उससे फिर द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं, और फिर शुक्राणु प्रसव, और फिर शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर होता है। दूसरा है जो अंडजनन की प्रक्रिया है, उसको किस तरह से हम लोग समझाएंगे। अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है, शुरुआत में जो अंडाशय अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया होती है, अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। यह अंडजननी जो कोशिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओगोनिया कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड कोशिका है। उसमें सूत्री विभाजन और डिफरेंशिएशन होगा, उससे प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte उससे बनेंगे जो कि डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी oocyte से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होगा आपका मियोसिस फर्स्ट या म्योटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट होगा। तो उससे दो कोशिकाएं बनेंगी, एक तो बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा बनेगा आपका सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडक। इसमें पुनः मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। इससे फिर दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका हो जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी और जो दूसरा जो कोशिका बनेगा वो बनेगा ओवम या अंडाणु। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का ही नेक्स्ट जो पार्ट है, ख पार्ट, एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से 1 नंबर का जो प्रश्न है आप डायग्राम बनाएंगे और इनके भागों के नाम लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। आपको केवल रेखा चित्र यहाँ पे बनाना है। मेंडल के जो रूल्स थे, मेंडल के जो लॉज थे, जो नियम थे, उसमें एक नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन या जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अगर वह नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आसानी से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आपको वो नियम याद है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में वो वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पर दिया है एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले का संकरण कराना है शुद्ध नाटे और सफेद पुष्प वाले पौधे से। तो इसका जीनोटाइप बनाएंगे, शुद्ध लाल, शुद्ध लंबा, लंबे को हम कैपिटल टी दिखाएंगे और लाल को कैपिटल आर, और इसका क्रॉस करा देंगे शुद्ध नाटे, नाटा स्मॉल टी और सफेद स्मॉल आर। ये हो गया आपका पी मीन्स पेरेंट, ठीक है, पेरेंट होगी। अब इससे आप गैमेट्स तैयार करेंगे। इसके जो गैमेट्स 2 प्रकार के इसमें गैमेट, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इस तरह से गैमेट्स बनेंगे। कोई आप एक ले लीजिए, इसका क्रॉस करा देंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया आपका F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में पौधे किस प्रकार के प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और उसमें क्या होगा, लाल पुष्प वाले, लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे, लंबे पौधे और लाल पुष्प उसमें होगा, ऐसे पौधे प्राप्त होंगे F1 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन के हम लोग क्या करते हैं, स्वपरागण कर लेते हैं। F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पौधा है F1 जनरेशन का। इसमें हम क्या कर देंगे, स्वपरागण कर देंगे। तो स्वपरागण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसको हम लोग आइए समझते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका स्वपरागण करा देंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F2 जनरेशन में हमने क्या किया, स्वपरागण कर दिया। तो किस प्रकार से F2 जनरेशन में नए पौधे प्राप्त होते हैं, इसको ध्यान से आपको समझना है, और ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं, काफ़ी सरल है, आसानी से आप समझ जाएंगे। अब इसके आप क्या करिए, गैमेट तैयार करिए। उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। आसानी से आप इस प्रश्न को समझेंगे
तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आसान प्रश्न है, आसानी से एक बार थोड़ा सा आपको समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको आपको समझना है। हो सकता है इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए अब आप इसको मेल फीमेल कर दीजिए। यहाँ पर आपने मेल कर दिया, यहाँ पर फीमेल कर दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल, इसके गेमेट्स किस तरह से, एक बार लिख लीजिए कैपिटल, एक बार क्या लिखना है आपने, एक बार लिखना आपने यह कैपिटल टी लिखना है, इसको लिख दीजिए कैपिटल टी, और इसका क्रॉस करा दीजिए इस आर के साथ, अर्थात क्रॉस मीन्स मतलब दो अलग अलग प्रकार के गेमेट्स किस प्रकार बनेंगे, कैपिटल टी लिख देंगे, फिर कैपिटल आर, और फिर कैपिटल टी लिख दिए, फिर स्मॉल आर। अब स्मॉल टी को लीजिए, स्मॉल टी आर के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इस तरह से यही गेमेट्स ये भी बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये चार प्रकार के गेमेट्स इसने बना दिए, इसी प्रकार से चार प्रकार के गेमेट्स इससे बन गए। अब इनका क्रॉस आपको कराना है। क्रॉस किस तरह से आप लोग लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ये एक एक करके करिए। पहले टी को लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। उसी तरह से अब इसका इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दूसरा आप लिख देंगे यहाँ पर इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर इसका इसके साथ आप बना दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर इसके साथ इन दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर इसका इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर अगला है स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर है स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये हो गया आपके F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपको देखना है किस प्रकार के पौधे हमें कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। अब पहला देखिए, कैपिटल टी है ये लंबा पौधा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लंबे पौधे प्लस कैपिटल आर क्या है, लाल पुष्प वाले, लंबे लाल पुष्प वाले, बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 5 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 और 9। ये कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें, 9 प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरे प्रकार के आप पौधे देख लीजिए। अब दूसरे प्रकार का जो पौधा है आप इसको देख लीजिए, ये आपका कैपिटल टी को कहते हैं हम लंबा पौधा, लंबे पौधे, और स्मॉल आर को कहते हैं हम सफ़ेद पुष्प वाले, लंबे सफ़ेद पुष्प, लंबे पौधे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे कितने संख्या में, एक ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल आर, दूसरा और कैपिटल टी स्मॉल आर, ये तीसरा। कितने पौधे हैं, 3 पौधे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ये वाला, ये स्मॉल टी को कहेंगे आपका बौना पौधा है, नाटा, बौने पौधे और लाल पुष्प वाले, बौने पौधे और लाल पुष्प वाले पौधे कितने हैं, ये एक हो गया आपका, 1 2 और 3, कितने हैं ये 3 है। उसके बाद लास्ट में एक ही बचता है, ये है बौना पौधा और सफ़ेद पुष्प वाला पौधा, ये कितने संख्या में, 1 है। इस तरह से 9:3:3:1 के अनुपात में नए जो F2 जनरेशन में पौधे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से पौधे, लंबे पौधे और लाल पुष्प वाले पौधे 9, लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 3, बौने और लाल पुष्प वाले पौधे 3, और बौना और सफ़ेद पुष्प वाला पौधा 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो यही जो अनुपात था वो था मेंडल का जो स्वतंत्र का नियम था, उसमें था 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसमें आप देखेंगे नए कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मिलते हैं। लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे शुरुआत में थे,
बौने और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे भी शुरुआत में थे, लेकिन ये जो दो कॉम्बिनेशन बने ये नए बने, लंबे सफ़ेद पुष्प और बौने लाल पुष्प वाले ये कॉम्बिनेशन, ये नए कॉम्बिनेशन बने। तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आंसर इसका देखना चाहें तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आपको करना है। तो F1 जनरेशन में जो 100% जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे और लाल पुष्प वाले ही होंगे। देखिए यहाँ पर लंबे और लाल पुष्प वाले पौधे होंगे। लेकिन जो F2 जनरेशन में लंबे व लाल पुष्प वाले पौधे, लंबे व सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, नाटे व लाल पुष्प वाले पौधे और नाटे व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का जो अनुपात है 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग निर्धारण क्या होता है? XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण है उसका आपको उल्लेख करना है। XY प्रकार का मेल में या मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है वो आया था 2018 में। उसी तरह का ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ही है। लिंग निर्धारण क्या है? जीवधारियों में लिंग के निर्धारित होने की क्रियाविधि को लिंग निर्धारण कहते हैं। किसी भी जीवधारी की जो संतति है वह मेल होगी या फीमेल होगी, इसका जो निर्धारण होता है उसी को ही लिंग निर्धारण कहते हैं। अगर हम बात करें XY प्रकार का लिंग निर्धारण, तो XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है ड्रोसोफिला और मनुष्य में होता है XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण। इसमें दोनों में ही मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और मेल में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से मादा के द्वारा एक ही प्रकार के अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात जब युग्मक अंडाणु बनते हैं तो अंडाणु में केवल एक ही प्रकार के X लिंग गुणसूत्र जाएंगे। लेकिन जो मेल है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के लिंग गुणसूत्र X और Y अलग अलग प्रकार के हैं, तो मेल दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। आधे शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र और आधे में Y लिंग गुणसूत्र चले जाएगा। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से संलयन करता है तो XX अर्थात युग्मनज XX बनेगा, जिससे कि संतति लड़की पैदा होगी या मादा संतति पैदा होगी। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से संलयन करता है तो जो क्रोमोसोम होंगे वह हो जाएंगे XY अर्थात XY युग्मनज बनेगा, तो जिससे कि नर संतति या लड़का पैदा होगा। इसी को आप यहाँ पर रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। मेल में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, फीमेल में XX होते हैं, तो ये जनक होगी। इनके गैमेट्स आप तैयार करेंगे, इससे दो गैमेट्स X और Y बनेंगे। इसमें एक ही तरह के दो गैमेट्स बनेंगे X और X। तो जब X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु के साथ मिलेगा तो यहाँ पर XX अर्थात मादा संतति पैदा होगी। जब Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन करेगा तो XY यहाँ पर नर संतति पैदा हो जाएगी। इसमें 50% चांसेस होते हैं मेल संतति के पैदा होने के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल संतति के पैदा होने के। और एक चीज़ और है कि जो लिंग निर्धारण होता है ड्रोसोफिला और जो मनुष्य होता है उसमें ये निर्धारित कौन करेगा? ये मेल का शुक्राणु करेगा। जिस तरह का शुक्राणु होगा X वाला होगा तो फीमेल पैदा होगी, Y वाला होगा तो मेल पैदा होगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समयुग्मजी या होमोजाइगस और विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस को उदाहरण से समझाना है। 3 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है। समयुग्मकी या होमोजाइगस, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी या एलील्स एक समान हो तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। किसी भी जीन के दो एलील होते हैं तो दोनों ही एलील अगर एक ही जैसे हों, एक समान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक ही जैसे अगर ये जो एलील्स हों, एक ही जैसे हों दोनों एलील, तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। अब जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। और इस तरह के जो एलील्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे विषम युग्मजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनुवंशिक विकार क्या है? डाउन सिंड्रोम या मंगोलता व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसके क्या लक्षण है? इसका उत्तर हो जाएगा आनुवंशिक विकार वे समस्त विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक विकार कहलाते हैं। ऐसे जो विकार जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उसे आनुवंशिक विकार कहते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया,
वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो अब इसी का दूसरा पार्ट है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 होती। तो आइए विस्तार पूर्वक इसके विषय में पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? यह रोग 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, तो वहां पर एक अतिरिक्त हो जाएगा गुणसूत्र, उसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। जैसे कुल गुणसूत्र की संख्या होती है मनुष्य में 2n बराबर 46, तो यहाँ पर 2n+1 ट्राइसोमी को हम 2n+1 के रूप में दिखाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें कुल गुणसूत्र व्यक्ति में 2n+1 होते हैं। तो ट्राइसोमी होती है 21वें गुणसूत्र की, जिसकी वजह से व्यक्ति में अब एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाएगा, अर्थात गुणसूत्र की कुल संख्या हो जाएगी 47। इसके क्या क्या लक्षण है? नंबर पहला है, इस रोग के कारण रोगी व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको मंगोलता या मंगोलियन जड़ बुद्धि कहते हैं। और दूसरा है, इसमें माथा चौड़ा, गर्दन छोटी व चौड़ी और सिर गोल होता है। तीसरा है लक्षण, जीभ मोटी व बाहर की तरफ निकली हुई होती है, मुंह आंशिक रूप से खुला और निचला होंठ बाहर को निकला रहता है। ये जो व्यक्ति होते हैं वे मंद बुद्धि के होते हैं और इनका शारीरिक विकास भी बाधित होता है। तो लक्षण काफ़ी साधारण से हैं, सिंपल से हैं, इन्हें आप एक बार ये पढ़ के आसानी से याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरों में अल्कोहल या शराब और ड्रग या मादक द्रव्यों के कुप्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किन्हीं तीन उपायों का उल्लेख करना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है और 2018 में कुछ इसी तरह का प्रश्न आया हुआ है, तो आसानी से आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। किशोरों में जो अल्कोहल या ड्रग्स का सेवन है क्यों किया जाता है? क्योंकि किशोर जो होते हैं वे जिज्ञासा पूर्वक भी इनका उपयोग करते हैं कि किस तरह से कैसा इसका स्वाद है, कैसा इसका रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में रहेगा। तो इस तरह से जिज्ञासा कारण भी इसका उपयोग करते हैं। जोखिम उठाने की उनमें इच्छा रहती है और उत्तेजना के प्रति जो आकर्षण होता है और प्रयोग करने की जो इच्छा होती है, इसके सामान्य कारण है जिससे कि किशोर अल्कोहल और ड्रग का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका रोकथाम किस तरह से किया जाए या कैसे हम किशोरों से इनको दूर रख सकते हैं। रोकथाम में पहला हो गया, किन्हीं तीन का उल्लेख करना है, इसमें 4 दिए गए हैं। पहला है, किशोरों को शुरू से ही समस्याओं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और असफलताओं को भी जीवन का एक हिस्सा समझने की शिक्षा देनी चाहिए। हमें यह बताना चाहिए किशोरों को कि जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, सफलता कभी आएगी, कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन इनको आपको जीवन का एक हिस्सा समझना है। इस प्रकार की अगर शिक्षा देंगे तो जब असफलता या जो समस्याएं और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो किशोर ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ न भागकर उसका सामना अपने जीवन में करेंगे। दूसरा है, किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। किस तरह से शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर है, किडनी है, इन्हें किस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इसकी समुचित जानकारी उनको देंगे तो हो सकता है कि जो किशोर हैं इन ड्रग्स और अल्कोहल से अपने को दूर रखें। तीसरा है, किशोरों को दोस्तों के अनुचित दबाव को न कहना सीखना चाहिए। कभी कभी कोई जो व्यक्ति होते हैं, जो किशोर होते हैं, अपने एडोलसेंट्स जो पीरियड होता है उसमें अपने जो मित्र हैं, मित्र के कुछ अनुचित जो बातें हैं या जो दबाव हैं उनको वो हाँ कह देते हैं और वे अपने जो दोस्त हैं उनके अनुसार चलते हैं और ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करते हैं। अगर जब उनको यह कहा जाए कि भाई जब कभी भी कोई अनुचित दबाव आप पे डालेगा तो उसको आपको नहीं कहना है, तो इस तरह की अगर उनमें आदत है तो निश्चित रूप से वे अल्कोहल ड्रग के सेवन से अपने आप को बचा पाएंगे। चौथा है, किशोरों को हमें विभिन्न कार्य को करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। किशोरों की जो रुचि है उनको उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने देना चाहिए और उसमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या उनमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे कुछ अलग कार्य करवाते जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं है तो वे निराश होकर एक स्ट्रेस में आकर इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनमें गलत आदतें पनप सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? इसी का ऑप्शनल है। प्रतिजैविक क्या है, इनकी खोज किसने की थी? किन्हीं दो प्रतिजैविक पदार्थ के स्रोत एवं उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। इसी तरह का प्रश्न इसके स्टार्टिंग में भी आया है, 2 प्रतिजैविक के नाम लिखने थे वहाँ पर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वह जो 1 नंबर का प्रश्न था आपको बोनस के रूप में दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सूक्ष्मजीवों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ
जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। जो प्रतिजैविक है कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक के द्वारा बनाए जाते हैं और हानिकारक प्रकार के जीवाणु और कवक की वृद्धि को रोकने का ये कार्य करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रतिजैविक है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एंटी का अर्थ होता है विरुद्ध या अगेंस्ट, और बायो का अर्थ जीवन, अर्थात जीवन के अगेंस्ट। लेकिन ये किसके जीवन के अगेंस्ट? यह हानिकारक जीवाणु और कवक के जीवन के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। यहाँ पर प्रतिजैविक, उनके स्रोत और उनके कार्य दिए हैं। पहला है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और इसका मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकना, जिससे कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनकी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा और उनकी वृद्धि को हमारे शरीर में रोका जा सकता है। दूसरा है फ्यूमिजिलिन। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से इसे प्राप्त किया जाता है। इसका कार्य है सूक्ष्म जीव में प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। इसी तरह से क्लोरामफेनिकोल का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को रोकना और इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। चौथा एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक जीवाणु से इसे प्राप्त किया जाता है। यह भी सूक्ष्म जीव जो हानिकारक हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण के कार्य को रोकने का यह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या दूसरा है आणविक निदान। तो पहला जो पार्ट है वह है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब कभी भी हमें इस तकनीक का इस्तेमाल करना होता है तो डीएनए की अनेक कॉपियां बनाने के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब हमारे पास डीएनए कम मात्रा में उपलब्ध हो और उसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी हो, तब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर का उपयोग किया जाता है। तो इसे सबसे पहले 1985 में कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने विकसित किया था। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर तकनीक का विकसित किसने किया? तो कैरी मुलिस नामक जो साइंटिस्ट थे उसने 1985 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विकसित किया था। जो पीसीआर तकनीक है इसकी जो विधि है तो 3 स्टेप में पूर्ण होता है: विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तार। सबसे पहले जिस डीएनए की भी बहुत सारी कॉपीज तैयार करनी होते हैं उस डीएनए को हम लेते हैं और उसे 94 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे कि उसके दोनों रज्जुग एक दूसरे से खुलकर अलग हो जाते हैं। और दूसरा जो स्टेप है उसमें एनिलिंग। इस प्रक्रिया में 2 प्राइमर प्रत्येक डीएनए एकल रज्जुग के साथ संकरित या हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। यह संकरण ही एनिलिंग कहलाता है। जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड। सबसे पहले 94 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अब खुद ही ये जो डीएनए है, डीएनए खुद ही नया स्ट्रैंड शुरू नहीं कर सकता, इसीलिए इसको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। हमने जब चैप्टर नंबर 6 में डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया अर्थात जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी वहाँ पर भी इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन किया था कि डीएनए से डीएनए जब बनता है तो डीएनए स्वयं डीएनए से डीएनए की कॉपी नहीं बना सकता, इसके लिए एक आरएनए प्राइमर की जरूरत है। तो यहाँ पर एक प्राइमर इसको दिया जाएगा जिससे कि अब इसमें रिप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और यहाँ पर ये प्राइमर का टुकड़ा है आरएनए प्राइमर, ये इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर रिप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसकी वजह से। तो एनिलिंग इस प्रक्रिया में 2 प्राइमर अर्थात आरएनए प्राइमर यहाँ पर दिए जाएंगे और जो कि डीएनए के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसमें इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाएंगे और धीरे धीरे उस प्राइमर की वजह से ही अब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने लगेगी। उसके बाद तीसरा है विस्तार या एक्सटेंशन। इसमें जो डीएनए से डीएनए बनने के लिए आरएनए प्राइमर तो ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन भाई डीएनए से डीएनए तभी बन पाएगा जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, क्योंकि डीएनए का संश्लेषण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही होगा। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर में ये कार्य हो रहे हैं, तो तब जो एक एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज, जो कि एक जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से डीएनए पॉलीमरेज लिया जाएगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होगा। इस तरह से इसमें अब टेक पॉलीमरेज इसलिए लिया जाता है क्योंकि हायर टेम्परेचर को टेक डीएनए पॉलीमरेज सहन कर सकता है। और जो सामान्य रूप से हम देखते हैं एंजाइम ज़्यादा तापमान में निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान में निष्क्रिय रहते हैं और ज़्यादा तापमान में एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन डीएनए टेक पॉलीमरेज
एंजाइम अधिक तापमान में अपने आप को बचाए रखता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम पूरक रज्जुओं का संश्लेषण करता है। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। एक बार डीएनए जैसे बन गया तो यही प्रक्रिया रिपीट होगी, कई साइकिल्स यहाँ पे चलेंगी और 1 अरब प्रतियां डीएनए की आसानी से बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आणविक निदान है, इसको आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीन चिकित्सा क्या है? एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज नामक जो एंजाइम है इसकी कमी का यहाँ पर देना है। एडीए का शरीर में क्या कार्य है, इसको बताना है इसका क्या कार्य है। यह ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस समय इसका जिक्र किया था, डिटेल में वहाँ पर भी समझाया गया। तो जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदले जाने की प्रक्रिया है। जब किसी भी व्यक्ति में कोई डिफेक्टिव जीन है, उस डिफेक्टिव जीन को शरीर से हटाया जाता है, उसके स्थान पर सही क्रियाशील जीन को शरीर में डालना, जिससे कि वहाँ पर वो अपना कार्य कर सके, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहलाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं और निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति तथा उसके कार्य को संपन्न करने के लिए बाहर से कोई जीन डाला जाता है। तो इस क्रिया में क्या करते हैं, कोई भी डिफेक्टिव जीन शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसके स्थान पर सही जीन को उस व्यक्ति में डाला जाता है। तो जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1990 में। यह एक 4 वर्षीय लड़की के ऊपर किया गया था और उसमें एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट भी। यह एंजाइम जो एडीए एंजाइम है, एडेनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। तो इस एंजाइम की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इसका जो कार्य हो गया कि प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूती के लिए वह अच्छा कार्य करे, इसके लिए एडीए एंजाइम जरूरी होता है। एडीए एंजाइम की जो जन्मजात कमी होती है उससे एक गंभीर रोग हो जाता है जिसे हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कहते हैं। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी अर्थात हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। SCID ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, SCID का फुल फॉर्म। तो जीन थेरेपी में क्या करते हैं, जीन थेरेपी के प्रथम पद में रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट्स को हम ले लेते हैं और उसे शरीर से बाहर संवर्धित करते हैं। फिर रेट्रोवायरस वाहक की मदद से इन लिम्फोसाइट्स में सक्रिय एडीए को बनाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को डाल दिया जाता है और फिर इन सुधारे गए लिम्फोसाइट्स को पुनः शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति में एडीए की कमी को दूर किया, एडीए की कमी से होने वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी व्यक्ति से उसके रक्त से लिम्फोसाइट्स ले लेंगे, शरीर से बाहर उनका संवर्धन करेंगे। दूसरे स्टेप में रेट्रोवायरस एंजाइम की रेट्रोवायरस वाहक की सहायता से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि एडीए एंजाइम को बनाने वाला जीन रखता हो उसको उस लिम्फोसाइट्स में डाल देंगे। तीसरे स्टेप में उस लिम्फोसाइट को जो सुधारे गए लिम्फोसाइट्स को पुनः व्यक्ति के शरीर के अंदर डाल देंगे, तो जिससे ये जो समस्या है एडीए की जो कमी है वह दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्योगस डीएनए तकनीक का केवल आरेखीय प्रदर्शन कीजिए। PBR 322 में कौन से प्रतिजैविक होते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, लिटर एवं अपरद, सहयोजिता एवं सहोपकारिता। तो पहला है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता। तो शीत निष्क्रियता क्या है, शीत ऋतु में प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों से बचने के लिए जंतुओं के द्वारा अपनाई गई प्रसुप्ति की अवस्था शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा कहलाती है। कुछ जीव अपने को शीत से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए इस अवस्था को अपनाते हैं, प्रसुप्ति में चले जाते हैं और इस समय उनके शरीर की जो अधिकतर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं काफ़ी धीमी हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। तो इसको ही शीत निद्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू। अब दूसरा है ग्रीष्म निष्क्रियता। उच्च ताव के प्रभाव से और इससे होने वाली जल हानि से बचने के लिए कुछ जीव इस स्थिति में जीव सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और इस अवस्था में जीव भूमि के नीचे सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और उनके शरीर में उपापचयी क्रियाएं इस दौरान काफ़ी कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मेढक। तो मेढक क्या करता है, ग्रीष्म ऋतु में जमीन के अंदर चला जाता है
और इसी को ही क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, जिससे कि उसके शरीर में जल की हानि को रोका जा सके और इस समय उसमें जो उपापचयी जो क्रिया होंगी काफ़ी मंद पड़ जाती है। तो जो तीसरा पार्ट है वह है सहयोजिता एवं सहोपकारिता, या इसको कहते हैं सहभोजिता, कहते हैं सहयोजिता कोई। इसमें क्या होता है, जब जो यह दो जीवों के बीच की पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ न हानि होती है। जब दो जीव जब दो जीव एक साथ रहते हैं और वे क्या करते हैं, सहजीवी जीवन यापन करते हैं, इसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को न लाभ होता है न हानि होती है। इस प्रकार का पारस्परिक जो संबंध होता है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होती है न हानि होती है, इसे सहयोजिता या सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला पौधा आर्किड। अधिपादप या एपिफाइट्स ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें अधिपादप कहते हैं। तो आम की शाखा पर जब ऑर्किड उगेगा तो ऑर्किड को वहां रहने के लिए आश्रय मिल जा रहा है, लेकिन आम को इससे कोई ना नुकसान हो रहा है न ही कोई फायदा हो रहा है। तो दूसरा है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। यह दो जीवों के बीच की पारस्परिक क्रिया है, इसमें दोनों ही जीव को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए लाइकेन में एक तो होता है शैवाल या एल्गी, दूसरा होता है कवक या फंजाई। शैवाल भोजन का निर्माण करेगा और जो खुद भी लेगा और कवक को भी प्रदान करेगा। कवक क्या करेगा, जल और खनिज लवण का अवशोषण करेगा, उसको शैवाल को प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को यहाँ पर लाभ पहुंचता है। तो माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है कवक और राइजा का अर्थ होता है रूट या जड़। तो उच्च वर्ग के पौधों की जड़ के साथ जब कोई कवक साथ में सहजीवी जीवन यापन करता है तो इसे माइकोराइजा कहते हैं। तो यहाँ पर जो माइकोराइजा कवक है, कवक क्या करेगा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करेगा और साथ ही फॉस्फोरस का भी अवशोषण करेगा और पौधों को सप्लाई करेगा और साथ बदले में पौधे से बनाए भोजन कवक प्राप्त करेगा। तो दोनों को यहाँ पर फायदा हो जाता है। अगला प्रश्न यह भी डिलीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर आप वीडियो देखना चाहें चैप्टर नंबर 1 से इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसको भी आप खुद कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसको आप खुद कर लेंगे और ये अथवा में ये चैप्टर ये हट ही गया है। चैप्टर नंबर 7 का एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी इस बार नहीं आएगा, हट गया है क्वेश्चन। और इसका अथवा जो है, जो लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 30 उसका अथवा इसको हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता की क्षति के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से होने वाले दुष्प्रभाव का उल्लेख कीजिए। जैव विविधता किसे कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जीवों की, जैसे वनस्पतियों और जंतुओं की जो विविधता है उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैव विविधता की क्षति का कारण, नंबर पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। प्राकृतिक आवासों में कमी जैव विविधता का सबसे बड़ा कारण है। जब कभी भी कहीं पर पौधे और जंतु अगर उपस्थित हों तो उनका जो आवास है वहाँ किसी कारण, जैसे कि वहाँ डैम बन गया, उस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कॉलोनी वहाँ पर डेवलप हो रही हैं और सड़कें बन रही हैं या बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, तो इस प्रकार से उनके जो आवास हैं उनमें कमी आ जाएगी और वे विखंडित हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ती जो मानव आबादी है, सड़कों, रेलवे लाइनों ने प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचाई और उन्हें विखंडित कर दिया है। एक समय पृथ्वी के क्षेत्रफल के 14% भाग पर वर्षावन थे, जबकि अब इनका केवल जो वर्षावन का जो क्षेत्र है वो केवल 6% रह गया। तो इस तरह से इनकी जो आवासीय जो क्षति है, विखंडन है, इसका कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी ही है। विशाल अमेजन वर्षावन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाह के लिए काटकर साफ कर दिया गया। इनमें निवास करने वाले हजारों प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। दूसरा है अतिदोहन या ओवर एक्सप्लोटेशन। मानव ने कई प्रजातियों का अतिदोहन कर उन्हें विलुप्त कर दिया, जैसे कि पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काव है। तो जब कभी भी किसी भी जीव का या जो वनस्पति का हम अत्यधिक दोहन करते हैं, अत्यधिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वे इस दुनिया से ही विलुप्त हो जाते हैं। तो अगला जो रीजन है वह है विदेशी जातियों का आक्रमण। जाने अनजाने जब किसी बाहरी जाति को नए आवास में लाया जाता है तो वह जल्दी ही उस आवास में
अनुकूलित हो जाती है और तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। इससे वहाँ पहले से रहने वाली जातियों को संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बाहर से लाई गई जो जातियाँ थी, जलकुंभी थी, लेंटाना और गाजर घास, वर्तमान समय में इनके द्वारा जो स्थानीय जो प्रजातियाँ हैं पौधों की, उनमें अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो जलकुंभी है, लेंटाना है और गाजर घास, ये क्या है, विदेशी जातियाँ हैं पौधों की। इनके कारण जो स्वदेशी जातियाँ हैं उनको अपने जीवन को बचाने के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, स्थान के लिए, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो विदेशी जातियों को लाने से भी जो स्थानीय जातियाँ हैं वे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच सकती हैं। फिर है चौथा, सहविलोपन या को एक्सटिंक्शन। प्रकृति में अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। यदि उनमें से एक जाति विलुप्त हो जाए तो उस पर निर्भर दूसरी जाति भी विलुप्त होने का खतरा उस पर बढ़ जाता है। इसे ही सहविलोपन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें किसी जंगल में, अगर जंगल में शाकाहारी जीव या जो जीव हैं, जीव समाप्त हो जाए तो उन पर आश्रित जो दूसरे मांसाहारी जीव हैं वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे भोजन की कमी के कारण। तो एक जीव अगर जीवित है तब जाके दूसरा जीव उस पर जो आश्रित है वह भी जीवित रह सकता है। तो इस तरह से ये सभी आप रीजन लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 के साथ ही 2020 के क्वेश्चन थे उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है और कुछ क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो समय बहुत कम है, तो अगर संभव हो तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो आप खुद से ही बाकी प्रिपरेशन कर लेंगे। समय काफ़ी कम है। तो कल 31 मार्च 2022 को उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।